नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों। मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि आप टाइटल में देख चुके हैं कि अब हम मिशन सीटेट और एमपीटेट के लिए चलेंगे। देखिए, गणित का जो स्वरूप था मैंने कल बताया कि आप सीटेट, एमपीटेट, पुलिस, आर्मी और इस प्रकार की जो एग्जाम्स होती है उन सभी का एक पैटर्न होता है। बैंक और एसएससी का एक पैटर्न होता है। तो बैंक और एसएससी के संबंधित में बैंक का एक पेपर हमने लिया था, उसका सॉल्यूशन है। तो सीटेट और एमपीटेट, देखिए अभी यहाँ पर जो मैं आपको बता दूं कि सीटेट व एमपीटेट, अच्छा यहाँ पे बस मैं इसको बताने से पहले थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, ऑनलाइन लिंक, उसमें ये 10 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लगे हुए हैं। तो अगर, और मैं सबसे पहले बताऊं, भले इसका हल मत देखिए अभी फिलहाल, सबसे पहले जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, भले आता हो ना भले मत आता हो, क्योंकि जो सीटेट और एमपीटेट में क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग उनका 5वीं से 7वीं तक लेवल का क्वेश्चन रहते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करिए, आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इन 10 क्वेश्चन को वहाँ पे टिक करके आ जाइए, कितने नंबर आते हैं, उसके बाद यहाँ पे फिर आप इस सॉल्यूशन को देखिए, सॉल्यूशन को बहुत प्यारे तरीके से देखिए। देखिए मैथ्स जो है वो हमने एमपीटेट की मैथ्स जो है और सीटेट की मैथ्स जो है, वो मैथ्स का जो सारे चैप्टर हैं वो हमने हमारे गणित के उसमें फोल्डर में सारा बता दिया, जिसमें हमने ज्यामिति को पूरी अच्छी तरह से बता दिया, क्षेत्रमिति को बता दिया, और आपके जो भी संख्या पद्धति है वो सारी जोड़ घटाव गुणा वो सारी चीज़ें हमारे एमपीटेट उसमें गणित के फोल्डर में पड़ी हुई है। बस आप उनको जाके देखिए, ठीक है। और कहीं कोई दिक्कत आए हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कोई चैप्टर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस चैप्टर को हम दोबारा समझा सकते हैं, ठीक है। तो सीटेट व एमपीटेट के जो क्वेश्चंस हैं, अब उसके देखो, आपको पता है सीटेट और एमपीटेट में 30 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं। तो 30 क्वेश्चन में से आज हमने 10 क्वेश्चन का कलेक्शन लिया। इस 30 क्वेश्चन में से 15 नंबर की क्वेश्चंस और 15 नंबर की पेडागोजी आती है। तो हम दोनों को ही पढ़ाएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रूप में, और जहाँ जरूरत पड़ेगी हम थ्योरी भी पढ़ाएंगे। तो ये सेशन हम शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट। तो ये प्रैक्टिस सेट वाला सेशन आपको कैसा लगता है बताइए। कोशिश करेंगे कि हम इसको 2 पार्ट में करके कर दें, यानी आज तो हमने 10 ही लिए, 15 क्वेश्चन के पार्ट लेके कर लें, या फिर आप चाहते हैं कि हम एक ही दिन में पूरा सेट करें, क्योंकि एक सप्ताह में हमें कम से कम एक सेट पूरा करना है, यानी 30 क्वेश्चन पूरे करना है। उसके बाद थ्योरी तो हम पढ़ ही रहे हैं, रोजाना आप देख रहे हो मैथ्स में सीआई एसआई के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और सभी बैंक के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, एसएससी के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। वो क्वेश्चन सारे करोगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। पर फिर भी आप सीटेट एमपीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बच्चे केवल के, अब जिनकी उम्र भी 35 साल की हो गई है, वो केवल सीटेट एमपीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, उनको और कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो वो इन्हीं क्वेश्चन को पढ़े, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, और हम आपके साथ हैं। तो सीटेट एमपीटेट में जो मैथ्स का 30 नंबर का पोर्शन आता है उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे, और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसे लगते हैं उसके बारे में बताइएगा, और चीज़ों को हम बिल्कुल आपके लेटेस्ट पैटर्न पर लेकर आएंगे। चलिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सबसे पहले इन 10 क्वेश्चन को हल करिए। 10 क्वेश्चन को हल करने के बाद यहाँ पर आके इनका सॉल्यूशन करिएगा। सॉल्यूशन यहाँ पे पूरा देखिएगा, मजा आएगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला चलते हैं। 100 संतरे रुपये 400 में खरीदे गए तथा 100 रुपये 60 दर्जन की दर से बेच दिए गए, परसेंटेज लाभ कितना? ये क्वेश्चन हम प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, और ये वैसे वैसा क्वेश्चन है। देखो, इसमें हमने बताया थे कि 100 संतरे जो है वो 400 रुपये में आ रहे हैं, और 12 संतरे को वो 60 रुपये में बेच रहा है, ठीक ठीक। तो आपको प्रॉफिट परसेंट कितना है? मेरा एक आपसे गुजारिश है कि हमेशा जो आइटम होता है, जिसको अपन बोलते हैं माल, मतलब जो वस्तुएं होती है, उन वस्तुओं को बराबर कर लीजिए, वो बड़ी प्यारी चीज़ है। अब देखो, 100 अगर आम 400 रुपये में आ रहे हैं तो एक आम की कीमत कितनी होगी? 4 रुपये। तो 12 आम की कितनी कीमत होगी? 48 रुपये। यानी ये सवाल ऐसा हो गया कि 12 आम की कीमत 48 रुपये, और 12 आम को फिर बेच दिया 60 रुपये में। अब काम हो गया, शानदार काम हो गया, क्योंकि जब वस्तुएं बराबर हो जाएगी तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा निकल आएगा। इसकी शॉर्टकट विधि भी है। शॉर्टकट विधि मतलब इसको यूं काटो, इसको यूं गुणा करो, बटे में करो, तो इतना बड़े बड़े गुणे हो जाएंगे साहब। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। और यहाँ से भी देखो, कट 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 कट, 1 रुपये के 4, 12 के, तो 12 एकम 12, 12 5 60, 1 के 5। ये ऐसा सवाल है। अगर से को काट सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, फिर से काट सकते हैं। तो क्या हो गया? 1 रुपये के 4, तो 1 रुपये के 5, तो क्या हुआ? 1 का लाभ हो गया।
1 का लाभ हो गया 4 पे, तो 100 पे कितना, तो आपको पता है 1/4 25% होता है। उत्तर आपका 25% दिख रहा है यहाँ। क्यों नहीं काट सकते आप, क्योंकि आपकी वस्तु तो बराबर होगी ना, होगी कि नहीं होगी। 100 रुपये के 100 आम 400 रुपये के, तो एक आम कितना हो गया 4 रुपये का। 12 आम, एक दर्जन का मतलब होता है 12, तो 12 आम 60 रुपये के, तो एक आम कितना हो गया 5 रुपये का। यानी ये 4 रुपये 5 रुपये, 1 रुपये का लाभ हुआ 4 पे, तो 100 पे कितना 25%। यहाँ से भी कर सकते हो, 48 में 60 कितना होगा 12 रुपये का लाभ हुआ, 12 का लाभ हुआ 48 पे, तो 100 पे कितना 12 चौक 48 बराबर 1/4, और 1/4 कितना होता है 25%, मतलब 25%। कैसे भी करो सवाल, हाँ ठीक है। और ध्यान रखिएगा इस सवाल को करना है तो प्रॉफिट लॉस का पूरा चैप्टर हमारा देखिएगा, और कम से कम इस टाइप को जरूर देखिएगा, तो मज़ा आएगा। देखो ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। और जहाँ पर भी आपको दिक्कत हो कि सर ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, ठीक है। अब अगला है, एक किसान ने मिनी बैंक में 10 पैसे रुपए एक 6 माही साधारण ब्याज की दर से 200 रुपये जमा किए, तो 1.5 वर्ष बाद कितना मिले पैसे में। देखो सिंपल सी बात है, ध्यान सुनो। एक किसान ने मिनी बैंक, एक छोटी सी बैंक है, 10 पैसे रुपये एक 6 माही, यानी यूं कह सकते हैं कि 6 महीने में 1 रुपये का 10 पैसे ब्याज मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 रुपये का 10 पैसे ब्याज मिलता है। तो यूं कह सकते हैं 1 रुपये को बोलूं मैं 100 पैसे, तो 100 पैसे का 10 पैसे ब्याज मिलता है। तो 100 पैसे का 10 पैसे ब्याज, इसका मतलब होता है 10% ब्याज हो गया। कितने महीने में 6 महीने में। रुपये कितने हैं 200 रुपये। अरे आपने देशी लैंग्वेज से भी कर सकते हैं इसको, मैं तो कह रहा हूँ यूं बैठे रहो। अच्छा कितना, देखो ये क्या हो रहा है अगला, 1 रुपये के 10 पैसे 6 महीने में, 1 रुपये का 10 पैसे, तो 10 रुपये के 1 रुपया, भाई 1 रुपये का 10 पैसे ब्याज होता है, तो 10 रुपये के कितने होंगे 100 पैसे, 100 पैसे मतलब 1 रुपये, तो यहाँ पे कितना हो गया 10 रुपये के 1 रुपया, 100 रुपये के 10 रुपये, 200 रुपये के 20 रुपये, 200 रुपये के 20 रुपये का ब्याज 6 महीने में मिलता है। तो 1.5 साल में कितने 6 महीने होते हैं, 3 6 महीने होते हैं। 1.5 साल का मतलब क्या होता है 18 महीने, यानी 6 महीने 6 महीने और 6 महीने 3 बार, तो 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये, क्योंकि ब्याज पे ब्याज नहीं लगेगा, ये सिंपल इंटरेस्ट की कहा है। तो इसका मतलब होता है मुझे 60 रुपये का ब्याज मिल जाएगा, और 60 रुपये का ब्याज मिल जाएगा तो मेरी राशि जो बैंक मुझे 260 रुपये लौटा देगी। लो ये हो गया उत्तर। कहाँ का ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित देशी सवाल। देखिए आपका जो सीटेट एमपीटेट वाला जो पेपर है वो देशी पेपर है, यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। आदमी केवल जो व्यवहारिक गणित है, मतलब आपको अगर आप शिक्षक बनने जा रहे हो तो आपको व्यवहारिक गणित की उपयोगिता है, तो व्यवहारिक गणित वाला सवाल यहाँ पे आएंगे। ठीक है, आया समझ ये सवाल? नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए एमपीटेट और सीटेट से लगाकर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है आपके पास, और उससे कॉन्टैक्ट करिएगा। ठीक है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन, 24 सेंटीमीटर आधार वाले समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, 60 सेंटीमीटर, त्रिभुज की शेष द्विभुजाएं क्या होगी? देखो ए बी सी, और इसका परिमाप का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा। परिमाप का मतलब क्या होता है कि इसकी जो भुजा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है बराबर कितना है 60। अब आप सोचिए 24 सेंटीमीटर आधार वाले समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर, त्रिभुज की शेष दो भुजाएं क्या है? इसका मतलब होता है कि इसने BC दे रखा है, अगर BC दे रखा है तो AB प्लस सी है, यानी ये AB और ये सी है, कितनी हो जाएगी 60 माइनस 24, 60 में से 24 गए तो कितना बचा, अरे कितना बचा 36 हो गया। अब आपके पास ये हुआ कि ये भुजा और ये भुजा मिलकर कितनी होगी 36 होगी। तो क्या क्या हो सकती है, देखिए सबसे पहले तो इस चीज को ऑप्शन से करिए, है ना। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन आपको यहां पे दिख रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए आपके लिए हमने ऑप्शन लिख दिए, वैसे आपको तो ऑप्शन मिले होंगे। देखो यहाँ पे
अब इसका मतलब हुआ, आपको पता है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल बुलाते हैं। और मैंने आपको समकोण त्रिभुज की ट्रिपलेट भी बढ़ा रखी है। जब मैंने समकोण त्रिभुज पढ़ाए होंगे उस दिन आपको ट्रिपलेट अच्छी तरह से पता ही होगी, और मैंने बोला भी था कि कमेंट बॉक्स में आप ट्रिपलेट लिखिए, और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी भी थी। तो देखो ये 24 है, तो ये बात गारंटी है कि ये 26 और 10 होगा, 101% होगा, क्योंकि 26 का वर्ग होता है 676, 24 का 576, 10 का 100, तो दोनों का योग होता है 676, उत्तर है मेरा। तो बस यही काम। पर आप सोचोगे सर इसका करो, 20 का वर्ग 400 और 24 का होता है 576, हो ही नहीं सकता कभी भी, ऑलरेडी बढ़े है। 24 और 22 जो हो रहा है, तो 22 का कितना होता है? 22 का कितना होता है? 484, और 14 का 196, तो ये 484 क्या है? यहाँ पे तो 24 का ही बड़ा है, यहाँ पे 24 हो नहीं सकता, यहाँ पे। ये सवाल बिल्कुल सही है। इसका मतलब हुआ क्योंकि दोनों का योग 36 है, देखो इसमें भी 36 है, इसमें भी 36 है, इसमें 36 है, सभी तो योग तो सब में 36 आ रहा है। पर समकोण त्रिभुज की एक खासियत होती है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर इन दोनों में देखो देखो ये भुजा और ये भुजा, तो ये भुजा तो ऑलरेडी दे रखी है उसने, तो ये और ये दो भुजाएं, तो इसमें से जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होगी। तो बड़ी भुजा अगर कर्ण होगी, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा ही कर्ण होती है समकोण त्रिभुज में, तो बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ तो ऑलरेडी 24 है, तो डेफिनेटली ये जो कर्ण होगा वो 24 से बड़ा होगा। तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, एक ही उत्तर है साहब। देखो तरीके बहुत सारे सोचने के, जब आप कूदोगे ना तब आपके पास बहुत सारे तरीके मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका उत्तर है। चलिए, तो आपका उत्तर कौन सा होगा? 10 और 26। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? नेक्स्ट। अगला क्या है? एक्स और वाई दो पूर्णांक इस प्रकार के हैं कि एक्स अंडर रूट में एक्स वाई बराबर 10, तो एक्स प्लस वाई क्या नहीं हो सकता? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि एक्स वाई का वर्गमूल 10 है, तो एक्स प्लस वाई क्या नहीं हो सकता? तो देखिए मैं तो कह रहा हूं कि टेंशन नहीं लेना। एक्स प्लस वाई का मतलब होता है इन दोनों का योग। अगर ये 20 है, अगर ये कितना है? 20 है, तो अगर योग 20 है तो x भी 10 ले लूं और y भी 10 ले लूं, तो 10 और 10 का वर्गमूल कितना? 10 और 10 कितना होता है? 100। 100 का वर्गमूल 10, यानी 20 तो हो सकता है। आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा। अब इसके लिए मैं बताऊं कि सर मेरे को तो पूरी विधि बताओ, तो पूरी गणित की इतनी विधि की एक पेज भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको क्या देखना है? एक्स वाई अंडर रूट में एक्स वाई बराबर कितना लाना है? 10। तो इसका मतलब होता है दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो एक्स वाई बराबर कितना हो गया? 100, और x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 20। मतलब दो समीकरण बन गई, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, ठीक, ये हो गई। अब उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब आपको एक ऐसी दो संख्याएं ढूंढना है जिनका योग 20 हो जाए और गुणा 100 हो जाए। तो देखो 10-10 हो सकता है, 25 लेंगे, 25 लेंगे तो मतलब ये यहाँ पे 25 ले लो, ये ले ले 25 ले सकता हूँ ना, 25 ले सकता हूँ, यानी योग कितना हो गया? 25। अब 25 ले लो तो कौन कौन सी संख्या हो सकती है? देखो मैं बता रहा हूँ, 20 और 5 दोनों हो सकता है। 20 और 5 होगा 25, और 20 में 5 का गुणा करूंगा तो 100 आ जाएगा, तो ये भी हो सकता है। अब ले लूँ मैं 29, तो 29 क्या होगा? 25 प्लस 4, 25 और 4 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा, ये हो रहा 29, और 25 में 4 का गुणा करूंगा 100 हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है। जब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। हो गई? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दो संख्याओं का योग अगर 50 हो गया तो ऐसी दो संख्याओं का गुणनफल 100 होगा, वैसी हो ही नहीं सकते। तो बस बात ही खत्म, ये चौथा नहीं हो सकता, तो 50 इसका उत्तर नहीं। सिंपल चीज। देखो मैंने क्या कहा, आपका सीटेट और एमपीटेट का सवाल व्यवहारिक गणित का आता है, ध्यान रखिए। कैलकुलेशन के पास जाओगे तो मैं फिर बता रहा हूँ, इस सवाल को कैलकुलेशन से अगर करना होगा तो मैं कह रहा हूँ कि x प्लस वाई अगर एक बार 20 लिखोगे ना, एक बार 25 लिखोगे ना, एक बार 29 लिखोगे ना, ऐसा कर करके अगर 4 बार सवाल करोगे तो इतना बड़ा हो जाएगा। तो क्या पॉसिबल है? नहीं। आपकी एग्जाम ऑप्शनल है, 4 ऑप्शन है, नन ऑफ दिस आपके आते ही नहीं है पहले भी, तो ध्यान रखिएगा सीटेट एमपीटेट में, ये सबसे बड़ी बात है। आगे क्वेश्चन 5, 7, 11, 19, 36, 67, 131 में गलत क्या है? तो देखो जब भी कोई गलत सीरीज है तो सबसे पहले ऑप्शन को देखिए। 4 ऐसे ऑप्शन होंगे, उसके बाद यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टर्म में से
4, तो 3 तो गायब हो जाएंगे, तो 3 तो उत्तर होंगे ही नहीं, और जो 3 उत्तर नहीं होंगे वहां पर आप कभी गलती की संभावना रखना ही मत। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। सीरीज वाली अभी बैंक का पेपर करवाया मैंने, उसमें पूरा बताया। देखो मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि गणित का मतलब ये हो रहा है कि मैं जो भी गणित यहाँ पे इस यूथ एकेडमी के नाम से पढ़ा रहा हूँ, मेरे यहाँ से पढ़ा रहा हूँ मैं, वो सारी गणित आपको हर एग्जाम में काम आएगी। और सबसे पहली बात तो कि आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी करिए, गणित में हम ये जो पढ़ा रहे हैं वो सारी जगह काम आएगी। ठीक है, तो देखो 5 और 4 5 और 2 7, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, 7 और 4 11 और 8 19। देखो 2 हो रहा है, 4 हो रहा है, 8 हो रहा है, तो यहाँ 16 होना चाहिए। एस पर मुझे पता नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ 16, तो 19 और 36 कितना होता है 35 है, तो यहाँ 35 होना चाहिए। अगर ये 35 गलत है तो यहाँ पर 16 के बाद 32 जुड़ना चाहिए, तो 35 में 32 जुड़ा 67 हो गया। फिर इसमें 64 जोड़ूंगा तो 131 हो गया। इसका मतलब होता है ये 36 गलत, और 36 की जगह कितना आना चाहिए 35। सिंपल सिंपल से छोटे छोटे से क्वेश्चन, चिंगे चिंगे से क्वेश्चन। ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो रहा है, इसमें 11 का गुणा करना। साहब मैं फिर बता रहा हूँ, एमपी टेट का हमारा एक फोल्डर बना हुआ है, गणित का फोल्डर, उसमें सारे प्रकार के गुणे बताए मैंने, गुणों की सारी ट्रिक बताई। मैं कह रहा हूँ आज ही जाके उनको एक बार प्रैक्टिस करना। हमारी जो 9 टेबलेट है ना, 9 टेबलेट्स, उस 9 टेबलेट्स में जाके आप देखना 11 का गुणा आपको मिलेगा। उसमें विशेष प्रकार के 9वीं नंबर की टेबलेट है, विशेष प्रकार के गुणा, उसमें 11 नंबर का खूब हमने 6-7 सवाल करवा रखे हैं। ठीक है, वहाँ जाके पूरी तरह समझना। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो गुणा होता है 3, 2, 5, 6, 7 में 11 का गुणा। तो 11 का गुणा जो होता है वो कैसे होता है कि सबसे पहले 7 लिखना, फिर इन दोनों को जोड़ना 13, उसके बाद फिर इन दोनों को जोड़ना 11 और एक हंसिल का 12, फिर इस दोनों को जोड़ना 7 और फिर क्या हो गया 8, फिर इन दोनों को देना 5 और उसके बाद 3। हंसिल नहीं आ रहा था फिर से, तो क्या उतना हो गया 3, 5, 8, 2, 3, 7। ये आपका उत्तर है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? एक और सवाल कर लो। 3, 2, 5, 2, 1, 4 गुणित 11, 11। तो ये पहले लिखेंगे 4, फिर 4 और 1 5, फिर 2 और 1 3, फिर 7, फिर 7, फिर 5 और फिर 3। ठीक, ये हो गया गुणा। हंसिल इसमें एक बिन था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको 11 का गुणा करना है। देखिए प्रैक्टिस, यहाँ पे गणित का मतलब ही प्रैक्टिस है। अगर ऐसे सवाल करना है तो ऐसा नहीं कि ये सवाल आ गया तो अब गणित कहीं को नहीं 11 गुणा करना होगा, 11 7 77 ने 11 चंग 66। अगर ऐसे करोगे तो ध्यान रखिएगा ऐसे वालों का सिलेक्शन आज तक नहीं हुआ है। ये मत सोचना कि इस सवाल को करने से आप बिल्कुल बाहुबली बन गए, नहीं। गुणा के सारे चीजें वहां पे गुणा। यहाँ तो 11 आ गया, कल से 111 आ गया, ओ साहब 111 को तो मैंने समझ भी नहीं आया, मैंने वहां पे 111 भी बता रखा है। ठीक है, इसलिए 3:21 से 5 घंटे 28 मिनट पहले क्या समय था। देखो शाम को 3:21 हुआ और वो बोल रहा है कि 5 घंटे 28 मिनट पहले चले जाओ। तो एक बात ध्यान रखिएगा, शाम को मतलब होता है, देखो 2 तरीके से बताऊं। एक तो होता है देशी तरीका। देशी तरीका तो यूं करके, इसको बोलते हैं देशी तरीका। देशी तरीका का मतलब होता है कि हाँच का 3:21 वीरिया तो 5 घंटा 28 मिनट पहला कतरो समय थो। इट इज कॉल्ड देशी मेथड। ये देशी मेथड है। तो देशी मेथड में क्या करेंगे, अच्छा अगर 3:21 हो रहा है तो 5 घंटे ने 21 मिनट ले लो भाई। इस देशी मेथड क्या होती है, बराबर बराबर करके चलती है। 3:21 शाम को हो रहे हैं तो 5 घंटे ने 21 मिनट पहले क्या बार होगा। तो आप सोचोगे 3 बज रही, 3 के बाद 3 घंटा और नहीं है तो ये 12 बजेगी, 12 बजेगी, 12 के बाद 2 घंटिया 10 बजेगी। लो उत्तर 10 बजेगी। कितनी बजेगी, 10 बजेगी। पर आप क्या बोल रहे हो, कितना मिनट ज़्यादा है, 7 मिनट और ज़्यादा है, यानी 7 मिनट और ज़्यादा आपने लेना घटाना है। इसका मतलब होता है कि आपका अगर 10 बजे सुबह बज रही है तो उसमें 7 मिनट और घटाना है। तो 7 मिनट और घटाएंगे तो 9:53 सुबह के हो जाएंगे, क्योंकि ये शाम को 3:21, शाम को 3:21 मतलब दोपहर के 2 बजेंगे, 3 बजेंगे, वो ये शाम को 3:21 होने। ठीक है, शाम को 3:21 एक ही बार होते हैं। ठीक, तो इसका उत्तर होगा सुबह 9:53। ये देशी तरीका, इट इज कॉल्ड देशी तरीका। कैसे घटाया आपने कि 3:21 में से 5:21 घटा लिए, यानी 21 से 21 तक कट गए। तो इसका मतलब होता है दिन में 3 बजे से 5 घंटे घटाओ। तो दिन में 3 बजे 5 बजे घटाओ तो 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे और 12 बजे, तो 3 घंटे तो ये घट गए। अब 2 घंटे और घटाना तो 10 बज गई, 10 बज गई। पर ये बोल रहा है कि मेरे को तो 7 मिनट और ज़्यादा है,
भाई ज़्यादा है ना, तो ये 7 मिनट 10 में से घटा लेंगे तो 9:53। ये हो गया काम भाई, हो गया, ये हो गया। ये तो हो गया आपका देशी तरीका। अब अगर थोड़ा विदेशी तरीका, तो साय के 3 बजे का मतलब होता है आपको दिन में 12 बजे के बाद जो बजना शुरू होता है वो 15, 16, 17 बजते हैं। तो इसका मतलब होता है 3:21 को मैं लिख सकता हूँ 12 और 3 15, 15:21। हो गया। और इसमें से कितने घटाना है? 5 घंटे 28 मिनट घटाना, 5 घंटे 28 मिनट ये घटाना रहता है। आपको पता है ये 15 घंटे और ये 21 घंटे, तो ये 21 मिनट और ये 28 मिनट है, तो 21 में से 28 तो जाएगा नहीं, तो इधर 60 मिनट इधर आ जाएगा। तो ये कितने मिनट हो जाएंगे? 14:21 हो जाएगा। भैया घटा है तो 60 और 21 कितना हुआ? 81 हो गया, है ना। 81 में से 28 गए तो कितना बचा? भाई आपके पास बचा ना भाई, ये कितने मिनट हो गए? 60 मिनट। और ये कितने मिनट हो गए? 81 मिनट। तो कितने हो गए ये? 81 मिनट। अब 81 मिनट में से मेरे को कितने घटाना है? 28 मिनट घटाना है। तो कितने मिनट हो जाएंगे? वैसे आपको दिख रहे कितने मिनट हो जाएंगे? बोलो ना, 53 मिनट। अरे दिख तो रहे हैं भाई मेरे को। 8 को 1 तक गए तो 3, 3 को 5 तक तो 53 मिनट। ये हो गए कितने मिनट? 53 मिनट। अब उसके बाद 14 में से 5 को घटाना है, तो 14 में से 5 कितना होता है? 9। तो 9:53 ये आ गया। ये आपका गणितीय तरीका। तो देशी तरीका जीवन में हमेशा याद रखिए, देशी चीज़ें हमेशा काम में आती है। कोरोना में देशी चीज़ कर रहे हैं अपन, काढ़ा वाड़ा बना के पी रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, तभी जाके कोरोना ठीक हो रहा है। ठीक है, नहीं तो एलोपैथी में तो कोई इलाज ही नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, तो समझ पा रहे हो ना। तो इस प्रकार से देशी चीज़ें हमेशा लाभकारी होती है, प्रभावकारी होती है। तो ये सब क्वेश्चन भी हो गया साथ में। अब 8वां, 1/4 को निरूपित करने का कौन सा तरीका गलत है? 1/4 का मतलब होता है 4 में से 1। तो आप पूछोगे सर ये भी तो 4 में से 1 है, ये भी 4 में से 1 है, ये भी 4 में से 1 है, ये भी 4 में से 1 है, तो फिर सर ये कसो गलत है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, उसने बोला है कि 4 बराबर चीजों में से 1 नहीं आया। तो देखिए इसमें चारों बराबर थी और उसमें से 1 नहीं आया, इसमें चारों बराबर थी और 1 नहीं आया, इसमें चारों बराबर थी और 1 नहीं आया, इसमें चारों बराबर कहाँ है? एक छोटा, एक थोड़ा बड़ा, एक बहुत बड़ा, फिर एक और छोटा, तो बराबर कहाँ है? ये थोड़ी हो रहा है क्या? ये 1/4 थोड़ी हो रहा है क्या? 1/4 का मतलब होता है 4 बराबर में से 1 भाई साहब नहीं आया। यहाँ तो 4 ही अलग अलग वर्ण में थी, 1 नहीं आया। इसका मतलब होता है ये गलत। 1/4 का मतलब ये नहीं होता है। ठीक है, 1/4 का मतलब होता है 4 बराबर टुकड़ों में से 1 टुकड़ा। तो यहाँ बराबर टुकड़े कहाँ हैं? यहाँ बराबर, यहाँ बराबर। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? बी वाला। बहुत ही पहले, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? ये अभाज्य संख्या का नाम जैसे ही लें तो ध्यान रखिएगा, गणित का एक फोल्डर है उसमें अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से बताया। पूरा बोर्ड भरा हुआ है कि 1 से लगाकर 100 तक संख्या में कितनी अभाज्य संख्या होती है, कौन सी अभाज्य संख्या नहीं होती है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया मैंने। उसको जाके पढ़िएगा। अगर यहाँ करवाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है, फिर तो कोई मतलब नहीं, जन्म में आपकी गणित ही पूरा नहीं होनी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्राइम नंबर। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितने से शुरू होती है? 2 से होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। और एक ही मात्र संख्या ऐसी होती है जो सम संख्या होती है, जो सबसे छोटी भी होती है और सम संख्या। इसके बाद जितनी भी अभाज्य संख्या आएगी वो सब विषम आएगी, सम आएगी नहीं आएगी। अगर कोई बोल दे कि 1 से लगाकर 100 तक में सम अभाज्य संख्या कितनी है, तो बात बोल रही है 1 ही है। 2 के अलावा और कोई अभाज्य संख्या होती ही नहीं है। ठीक है, वही सम संख्या होती है। तो इसका उत्तर कौन सा हो गया? 2। 10 नंबर का क्वेश्चन को लेते हैं। प्रथम 3 क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम समावर्त लघुत्तम। तो प्रथम 3 क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम समावर्त तथा लघुत्तम समावर्त के बारे में बात करें तो देखिए, तो प्रथम 3 क्रमागत सम संख्या कौन सी होगी? पहली होगी 2, दूसरी होगी 4 और तीसरी होगी 6। ठीक, अब इसका निकालना है एलसीएम और उसका निकालना है एचसीएफ। पहले एचसीएफ पूछा है तो कोई बात नहीं। एलसीएम का मतलब ये होता है कि ऐसा सबसे छोटा मल्टीपल मतलब पहाड़ा, ऐसा सबसे छोटा पहाड़ा जिसमें सभी आते हैं। देखो यूं बोलेंगे, क्या 2 के पहाड़े में सबसे छोटा पहाड़ा ऐसा होता है? सबसे छोटा। यहाँ पे सबसे पहली बात तो इन तीनों में से बड़ी ले लो, 6 ले लो। अब बोलो कि 6 का पहाड़ा बोलूं तो 2 और 4 आते हैं क्या? तो आपको पता है नहीं आते। और आते हैं क्या? देखो 6 दूनी 12, 6 × 18। अब देखो 2 का पहाड़ा बोलो तो 2 का पहाड़े में 6 आता है क्या?
आता है क्या? नहीं आता है। नहीं, 2 के पहाड़े में 6 आता है सॉरी, पर 4 के पहाड़े में 6 आता है क्या? नहीं आता है। तो इस प्रकार से आपने एक और तरीका भी देखा होगा, 2 4 6 ऐसा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से 1 1 3, फिर 3 से 3, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, तो एलसीएम कितना हो गया? 12। और मैंने आपको एक तरीका भी बताया था, इसका मतलब होता है 2 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में और 6 के पहाड़े में जो सबसे छोटी कॉमन संख्या आ जाए उसको एलसीएम बोलते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी संख्या को पकड़ लेते हैं और उसके बाद 2 से पूछते हैं। 6 को पकड़ लिया, उसके बाद 2 से पूछते हैं, क्यों रे तेरे पहाड़े में 6 आता है क्या? तो ये बोलता है हाँ आता है। उसके बाद 4 से पूछते हैं, क्यों तेरे पहाड़े में 6 आता है क्या? तो ये बोलता है नहीं आता है। तो फिर 6 को बोलते हैं तू तो डबल वेरे भाई, फिर 6 दूनी कितना हुआ? 12 हुआ। फिर पूछते हैं 2 से, क्यों तेरे पहाड़े में 12 आता है क्या? तो ये बोलते हैं हाँ आता है। तेरे पहाड़े में 12 आता है? हाँ आता है, आता है। तो जहाँ बोलते हैं हाँ दोनों, तो इसका मतलब होता है वो एलसीएम। नहीं तो ये विधि तो है ही अपने पास, ठीक है। अब उसके बाद एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है इनके जो फैक्टर होते हैं, जो इनके फैक्टर होते हैं, उन फैक्टरों में सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है एचसीएफ, सॉरी सब फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, उसका गुणनखंड का मतलब होता है काटने वाला। चल देखो मैं बताऊँ, 2 को काटने वाला कौन है? 1 और 2। 4 को काटने वाला कौन है? 1 2 और खुद 4। और 6 को काटने वाला कौन है? 1 2 3 और 6, है कि नहीं भाई? 2 को काटने वाला कौन है? 1 और 2। 4 को काटने वाला 3 हथियार, 6 को काटने वाला 3। अब इन बताओ कि इन सब में ऐसा गुणनखंड है, ये गुणनखंड है। 2 के गुणनखंड क्या है? 1 2। 4 के गुणनखंड क्या है? 1 2 4। 6 के गुणनखंड क्या है? 1 2 3 6। इनमें से सबसे बड़ा, एक तो हाईएस्ट, और चारों में होना, तीनों में होना चाहिए। तो तीनों में पता है आपको 2 है, 2 है और 2 है। तो इसका मतलब होता है इसका एचसीएफ कितना होगा? 2। तो इसका एचसीएफ होगा 2 और इसका एलसीएम होगा 12। बस यही इसके है। देखिए 10 सवालों को हमने समझाया, आप इनको समझिएगा। अभी आपको पता है एमपी-टेट और सी-टेट की एग्ज़ामों की दोनों पोस्टपोन हो गई है और हो सकता है वो सितंबर में हो। 19 सितंबर गवर्नमेंट ने दे रखी है, पर संभावना उसकी पूरी कम है कि 19 सितंबर को हो जाएगी एग्ज़ाम। फिर भी हम एक बात ध्यान रखते हैं कि 19 सितंबर को हो नहीं हो, पर हमारी तैयारी पूरी होना चाहिए, इसीलिए हमने अभी मैथ्स को लिया। तो देखिए ध्यान रखिएगा, मैं आपसे एक चीज़ बताऊँ, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ और मैं आपको बाल विकास पढ़ाता हूँ। ये 3 सब्जेक्ट मेरे हैं। इन 3 के अलावा मैं अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं पढ़ाऊँगा। एग्ज़ाम होगी तब देखा जाएगा, पर अभी मेरा पूरा उद्देश्य है इन 3 सब्जेक्ट के बारे में। तो अभी जो सी-टेट और एमपी-टेट में आपको पता है मैथ्स और बाल विकास ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको मैं पढ़ाऊँगा, तो ठीक है। और इसके बाद इंग्लिश होती है, तो तीनों चीज़ों को हम पढ़ाएंगे। बस यहाँ पर हमने आज 10 क्वेश्चन दिए हैं, आपको कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा हमें। और इस प्रकार से इसके 10 क्वेश्चन, फिर 10 क्वेश्चन की, तो इस प्रकार से ये आपका 30 क्वेश्चन का एक पेपर होगा। हम इसको पीडीएफ भी देंगे। पीडीएफ का मतलब आप उसको संभाल के रखिएगा, क्योंकि आपके पास जो पेपर कम से कम, मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर आपको 30 क्वेश्चन के ऐसे अगर 15 सेट मिल गए आपको, तो 15 सेट अगर अच्छे तरह समझ लिए तो आपको 30 में से 30 नंबर की गारंटी मेरी। और तो हमने बेसिक पढ़ा ही रखा है आपको, जब एग्जाम आएगी तो और पढ़ाएंगे आप हमको, ठीक है। तो बिल्कुल इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आपको चीज़ें सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट में बारे में कमेंट में लिखिए भी सही कि आपको किस प्रकार की सी-टेट और एमपी-टेट की मैथ्स चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।